दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। ये तिरंगा जो लहरता है नहीं, सरहद पे लहरता हो या लाल किले पे लहराता हो, ये प्रधानमंत्री जी की डोरी खींचने से नहीं लहराता। ये तिरंगा वो जो बेटे सरहद पर खड़े हैं नहीं, अपने सीने -50 डिग्री या +50 डिग्री के तापमान में दुश्मन की तरफ बंदूक की संगीन किए हुए, उनकी सांसों से लहराता है। वो देश की चिंता करते थे, तुम जेब की चिंता करते हो। तुम लूट खजाना भारत का उसके खातों में भरते हो। वो जननायक थे भारत के, तुम भारत के अपराधी हो। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते हो। बहुत सारी विडंबनाएं साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों के, कलमकारों के, मंच के कवियों के बीच में भी हैं। अगर वो एक मारेंगे तो हम भी 20 मारेंगे। दिया संदेश दुनिया को यही भारत के शेरों ने कि अब हम दुश्मनों के घर में घुसकर सर उतार। जब माने सोते समय 12 बजे तक उंगलियां चलाई हैं मोबाइल पे, तभी तो बच्चा चला रहा है ना पैदा होने के बाद में। जो कवि सम्मेलन जगत की राजनीति होती है, कभी उसका भी शिकार आप हुए? देखिए, कवि सम्मेलन जगत की राजनीति उतनी ही कुटिल और जटिल हो गई है, मैं सच बताऊं, जितनी ये राजनीति है। हाँ। ये गुटबाजी मंचों पे भी बहुत पहले से रही। यद्यपि ये हमारे घर की बातें रणजीत जी मुझे बतानी नहीं चाहिए आपको इसमें, लेकिन ये है, ये सत्य है। बुद्धिजीवी वर्ग, समाज को दिशा देने वाला वर्ग भी अभी जातिगत खेमों से ऊपर नहीं उठ सका, क्षेत्रवाद से ऊपर नहीं उठ सका। तो बहुत सारी विडंबनाएं साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों के, कलमकारों के, मंच के कवियों के बीच में भी हैं, और गुटबाजियां भी अंदर की वो हैं, रही हैं। वो जाहिर भी कभी कभी होती रहती हैं, और कभी कभी कुछ लोग उसके कारण से जो उसकी जो दुष्प्रभाव होते हैं, उस दुष्प्रभाव की चपेट में आते भी रहते हैं। बिल्कुल भाई, हाँ, इसीलिए मैं जहां से जो मिलना चाहिए सहयोग, हाँ, किसी सुपात्र व्यक्ति को, वो इन छोटे कारणों के से कभी कभी वो नहीं उसे मिल पाता, ऐसा होता है मंचों पर भी ये सारी चीजें। लेकिन फिर भी एक बात है रणजीत जी, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचन जी एक बात कहा करते थे जी कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, वो जिसमें लौ है विरोधों में और चमकेगा, किसी दिए पे अंधेरा उछाल कर देखो। तो प्रतिभाएं जो होती हैं, हों, मैंने कभी कहा कि हों विपरीत सभी धाराएं, तुंग हौसले कब चुकते हैं। हों विपरीत सभी धाराएं, तुंग हौसले कब चुकते हैं, अंधकार का वक्ष चीर कर बढ़ने वाले कब रुकते हैं। क्या बात। अंधकार का वक्ष चीर कर बढ़ने वाले कब रुकते हैं, और जिनके अटल इरादे निर्भय तूफानों से टकराते हैं, पर्वत अंबर चांद सितारे उनके कदमों में झुकते हैं। जिंदाबाद। तो प्रतिभा और ये सारी चीजें अड़चनें आती हैं, लेकिन वही है कि आपकी प्रतिभा, आपकी योग्यता और आपका साहस की तो वहीं तो परीक्षा है, धैर्य और साहस की, हिम्मत की और योग्यता की, कि जब सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हों तब आप उसमें से निकलें। और ऐसे ही निकलना होता है हर योद्धा को। तो जो कुशल योद्धा है वो चुनौतियां स्वीकार करता है, इधर भी करता है, मंच पे निकलता है, उनके अवरोधों के बाद निकलता है। सहयोग बहुत कम मिलते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। हर व्यक्ति कंपटीशन की भावना से देखता है, ये सत्य है। किसी भी, केवल कविता का नहीं कह रहा मैं, हर फील्ड का सत्य है। प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है हर एक में, और वहाँ अपना ही पुरुषार्थ, पराक्रम, योग्यता, क्षमता, जुनून, पैशन और पर्पज, और आप कितना उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्हीं के दम पे आप उस फील्ड में खड़े होंगे और कहाँ पहुँचेंगे ये भी निश्चित होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि आप एक शिक्षक भी रहे हैं और हैं भी, तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर अंग्रेजी का कितना प्रभाव रहा है और आज भी है? देखिए जी, इस देश का दुर्भाग्य यही है कि ना तो ये यूरोप है,
ना ये भारत छोड़ा। भारत छोड़ा। ना तो भारत है, ना यूरोप है, ना तो इंग्लैंड हो पाए हम, ना हम भारत हैं, हम बीच में हो गए हैं। और उसका कारण यही है कि कुछ विषयों में जो उन्मुक्त कुछ बातें होनी चाहिए, संवाद होने चाहिए, या परिचर्चाएं होनी चाहिए, या व्यवहार में वो चीज़ें आनी चाहिए, वो हम खुले हुए तो यूरोप की तरह नहीं ला सके। चोरी छुपे लाने की कोशिश करते हैं। अनुसरण चोरी छुपे तो हो रहा है, हम भाषा में कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि आप यूरोप में देखते हो, किसी व्यक्ति के पद से हट जाने के बाद और पद पे आने से पहले, वो हटने के बाद पहले जैसा हो जाता है वहाँ। वो अपना काम करेगा। अभी आप ओबामा साहब को देखो, वो अपना काम, नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सब अपना काम करते हैं, सामान्य व्यक्ति हो जाते हैं पद से हटने के बाद में। यहाँ एक सेना में काम, केवल हमारे यहाँ नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इसके अलावा जो सुरक्षा बल हैं, बीएसएफ और तमाम लोग जो सरहद पर सीने ताने खड़े हैं, आपको पता ही होगा, ये कड़वा सच है कि उनको पेंशन नहीं मिलती है। बिल्कुल बंद हो गई, खत्म हो गई। और इस देश की बेशर्म राजनीति, एक मतलब चाहे चेयरमैन हो जाए, प्रधान हो जाए, नगर पंचायत का हो जाए, कोई व्यक्ति, और मिलती भी है तो आपको पता है, आर्मी 15 वर्ष नौकरी करने के बाद मिलती है पेंशन उसको, 15 वर्ष करने के बाद। अब तो वो भी बहुत छोटी उम्र के, बहुत छोटे काल के लिए कर दी है जी, 6 साल के लिए जी। और एक बार बन जाए और अगले दिन विधानसभा भंग हो जाए, पेंशन मिलेगी उस व्यक्ति को। मिलेगी। तो वहां वो लोग जो विकसित हो गए, वो लोग जो महाशक्ति हो गए, कुछ तो ईमानदारी उन्होंने जी होगी वतन के प्रति, देश के प्रति। एक वो भ्रष्टाचार की भी सीमाओं पे एक व्यंग है, एक छोटा कि एक मंत्री यूरोप के किसी मिनिस्टर के घर ठहरा, आलीशान भवन को देख करके प्रभावित हुआ, भारत का मिनिस्टर था। तो उसने कहा ये कैसे बनाया आपने? तो वो घर की छत पर ले गया, बंगले की पे। बोले वो सामने नदी देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूँ। बोले उस पे वो पुल देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूँ। बोले उसके 10% से बनाया है। वो मंत्री कभी वहां का यूरोप का भारत आया, अब उसका उससे भी 10 गुना भव्य बंगला भारत के मिनिस्टर का। तो उसने कहा जी आपने तो मेरे से भी ज्यादा गुल खिला रखे हैं, आपने कैसे बनाया? बोले चलो मैं भी बताता हूँ। वो बंगले की छत पे लेके गया। बोले वो सामने नदी देख रहे हो? मिनिस्टर बोले हाँ देख रहा हूँ। उस पे वो पुल देख रहे हो? बोले पुल कहाँ? बोले उसी के 100% से बनाया है। तो हमने केवल आवरण में यूरोप को ओढ़ा है, आचरण में नहीं ओढ़ा। संस्कृति में मैं बता रहा हूँ, संस्कृति में सब कुछ बुरा नहीं होता, सब में सब कुछ त्यागने योग्य नहीं है और सब में सब कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं है। उधर भी कुछ ठीक है, वो तो नहीं। केवल हमें भाषाई, केवल बच्चा हमारा अंग्रेजी बोल ले कहीं ना कहीं, लिबास में, भाषा में, आचरण में, और वो जो उनकी हल्की चीजें हैं हम उनका अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम में बहुत सारी चीजों में हम उनका अनुसरण नहीं कर रहे, जिनमें करना चाहिए उनमें नहीं कर रहे। और ये मेरी पता नहीं भाषा के लिए क्यों दुराग्रह है। रूस अपनी भाषा के दम पे, चीन अपनी भाषा के दम पे विकास करा, दुनिया के कितने सारे देश हैं जो अपने भाषा के दम पे विश्व की महाशक्ति बने हुए हैं। ये केवल हम हैं जो पिछलग्गू हैं, भाषा की दृष्टि से भी अपना मस्तक उठा करके नहीं चल सकते। अपने ही घर में, अपने ही देश में हिंदी बोलने वालों को ऐसे देखते हैं कि जैसे ये बहुत दयनीय, दीनहीन है। बिल्कुल कहीं ना कहीं सर इस पे किस चीज़ की कमी रही है अगर देखा जाए तो? देखिए इसकी जो कमी रही, देश उन लोगों के हाथ में गया, मैं सच बोलूं तो बहुत कड़वा हो जाएगा, जिन लोगों के हाथ में देश गया आज़ादी के बाद में, वो उसी सिस्टम में पले बढ़े और उससे प्रभावित लोग थे। वो चाहते थे वही कल्चर, वही संस्कृति, वही भाषा, वही सिद्धांत, वही सब कुछ इस देश में हो, और वैसा उन्होंने ना करने की, केवल ना करने की कोशिश की, उन्होंने किया, भरपूर कोशिश करके किया, और तमाम, और ये लगभग बहुत लंबे समय तक चला। बिल्कुल हमारा आत्मगौरव, हमारा स्वाभिमान दल करके रख दिया, समाप्त करके रख दिया। ऐसा किसान के बच्चे को लगता है, किसान को लगता है उसका बच्चा अंग्रेजी नहीं सीख पा रहा तो वो देश की मुख्य धारा में नहीं, कामयाब नहीं है। उसकी पूरी कोशिश रहती है कि कैसे भी वो
वो अपने जमीन बेचे, कुछ बेचे, लेकिन बच्चे को अंग्रेजी आनी चाहिए। हाँ, ये कहीं ना कहीं एक बिंदु बना दिया, एक मापक बना दिया है कि यदि आप कामयाब हैं, यदि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आप कामयाब हैं, आप एक अच्छी नौकरी के लिए प्रतिष्ठित हैं। बिल्कुल। तो सर कहीं ना कहीं जैसे आपने फौजियों की बात की, हमारी देश की नौसेना की बात की, मेरे जहन में वहीं से एक छोटा सा सवाल है। मैं कभी अकेला बैठता हूँ तो उसमें भी स्मरण करता रहता हूँ कि हमारे देश में मध्यम और निम्न वर्गीय जो युवा हैं वही क्यों सेना में भर्ती होते हैं? ऐसी क्या ईश्वर ने उन्हीं को मतलब निर्धारित करके भेजा है कि निम्न और मध्यम वर्गीय जो युवा हैं वही देश की सुरक्षा के लिए निर्धारित किए हुए हैं, वही जाएंगे सरहद पर? बहुत कम देखा जाता है कि नेताओं के बच्चे या फिर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके बच्चे सेना पर या सरहद पर तैनात रहें। हिंदुस्तान जो है, भारत, इसमें दो भारत हैं। एक भारत है, एक इंडिया है। इंडिया एक दूसरी सोच रखता है, जहाँ पर पैकेज देखे जाते हैं, जहाँ पर ये देखा जाता है कि धन कितना कमाया जा सकता है। वो धन कमाने के तरीके भी वहाँ विचारणीय नहीं है कि जो वृत्ति चले, धन कमाया जाए, उसके साधन कैसे हों, वो मार्ग कैसा हो, वहाँ उसका कोई विचार नहीं है। कैसे कमाया जाए, कैसे आगे बढ़े। एक तो वो देश है, वो है इंडिया। एक वो है जिसके अंदर अभी भारत जीवित है, देश की मिट्टी की गंध जीवित है, जिसमें माँ बाप का आदर स्नेह, गरीब जरूर है लेकिन बच्चा है, गांव का है तो माँ के पांव छूता है, बाप के प्रति समर्पित है, पीठ पे गरीबी में उठाए, उसके पास गाड़ी नहीं है मर्सिडीज, लेकिन पीठ पे उठा के पिता को अस्पताल ले जाता है, माँ को अस्पताल ले जाता है, माँ के पांव दबाता है, दवाएं नहीं ला सकता लेकिन पैर दबाता है, उसके पास है नहीं। उन्हीं के दिल में देश जो है उसकी भी रहती है, चूंकि उस मिट्टी में खेले बढ़े, उसी में मिट जाना। किसान के बच्चे जाते हैं और किसान का सारा जीवन मिट्टी में होता है। तो आप किस परिवेश में रहे, कैसे रहे, लगाव तो वहीं से होता है। जिनके पांव कभी मिट्टी पे पड़े ना हो, जिन्होंने मिट्टी को देखा ना हो, जिन्होंने मिट्टी को छुआ ना हो, उनको इस देश की मिट्टी से लगाव कैसे हो जाएगा? सही बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि सैनिकों की बात, आप सोचिए, बेटे कुर्बान हो जाते हैं सरहद पे, 10 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए, चलो 1 करोड़ दे देंगे आप। बड़ा सवाल है सर। और उसके बावजूद भी जब दे देते हैं और उसके जब परिजन या फिर किसी सैनिक की, शहीद सैनिक की कोई पत्नी है, बच्चे छोटे हैं, इतना राशि आने के बाद जब उसको किसी ज़रूरत, किसी चीज़ की, किसी उपकरणों की, किसी सहायता की ज़रूरत होती है, वो आवाज़ उठाती है, तो उसके बाद कह दिया जाता है कि इतना दे तो दिया और इसको चाहिए क्या? हाँ, बिल्कुल। ये बड़ा सवाल पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये निंदनीय एक तरीके से व्यवस्था पैदा हो जाती है। आज तक भी सैनिकों की, मैं वीरांगनाएं कहूँगा, विधवा मैं नहीं कहूँगा वो शब्द, लेकिन अपने हक के लिए आज भी वो ऑफिसों के चक्कर काटती हैं। और ये सिस्टम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसे आम आदमी के साथ करता है। कोई इनके मन में ये अनुभूति नहीं होती कि इन लोगों ने अपने सुहाग दिए हैं, अपने सिंदूर दिए हैं, तो इनके प्रति भाव क्या होना चाहिए, इनका बलिदान कितना बड़ा है। एक क्लर्क उसको उसी निगाह से देखता है, बाबू जैसे उससे सबसे रिश्वत खानी है, उनसे भी रिश्वत खानी है। तो मैंने कभी लिखा, कभी बहुत क्रोध में होता हूँ तो यह सेना का शौर्य पराक्रम होता है। हरिओम परमार जी एक बात कहते हैं, वीरस के बड़े कवि, तिरंगा जो लहरता है नहीं, सरहद पे लहरता हो या लाल किले पे लहराता हो, ये प्रधानमंत्री जी की डोरी खींचने से नहीं लहराता। ये तिरंगा, वो जो बेटे सरहद पर खड़े हैं नहीं, अपने सीने -50 डिग्री या +50 डिग्री के तापमान में दुश्मन की तरफ बंदूक की संगीन किए हुए, उनकी सांसों से लहराता है। इन्हीं के शौर्य से माँ भारती का मान जिंदा है, वतन की यान जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, लगाकर जान की बाजी खड़े जाबाज सरहद पर, इन्हीं रणबांकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा है। ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत आसान नहीं था और ना एयर स्ट्राइक आसान थी। मेरे भाई सेना में हैं, मेरे भतीजे सेना में हैं, तो हम उस कौम से हैं, हम उस वंश परंपरा से हैं जिन्होंने लेकर के, जब से युद्ध की परंपरा रही होगी तब से लेकर के आज तक सरहद पर खड़े होकर के युद्ध लड़े हैं। बिल्कुल। और कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति
जिन्होंने देश लूट करके जेबें भरी हों, वो सैनिकों के बलिदान पे थूक दे और ये कह दिया कि ये तो ये शहीद हो गया था, बिल्कुल, तो मेरा यहाँ आना हुआ, वरना यहाँ कुत्ता भी नहीं जाता। तो आप ये सोचिएगा कि किस दिशा में इस देश की राजनीति जा रही है। कहाँ वो लोग सरफरोश लोग, 5 भाई थे चंद्रशेखर आजाद, और सबसे छोटी संतान थे चंद्रशेखर आजाद। आप सोचिए, घर को छोड़ करके आजादी की जंग में कूद गया, इकलौता बेटा। भगत सिंह के घर पे क्या सुविधाएं नहीं थी, वो कैसे लोग थे। नेताजी अगर चाहते तो वो सब के सब अंग्रेजी शासन में अधिकारी होते, बिल्कुल, लेकिन वो देश की चिंता करते थे, ये जेब की चिंता करते हैं। और ये आज़ादी से पहली राजनीति और आज़ादी के बाद की राजनीति, वो देश की चिंता करते थे, ये जेब की चिंता करते हैं। वो देश की चिंता करते थे, तुम जेब की चिंता करते हो, तुम लूट खजाना भारत का उसके खातों में भरते हो। वो जननायक थे भारत के, तुम भारत के अपराधी हो। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते हो। जिंदाबाद। इतने घोटाले, इतने सारे घोटाले, और मतलब कोई सीमा नहीं है। आप कितनी पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करना चाहते हो? कोई तो असंतोष की सीमा हो, हद हो। इन्हें स्वयं नहीं पता कि इनके पास में धन क्या है। और सिस्टम कैसा, चाहे अदालतें हो, चाहे जज के यहाँ से नोट निकल रहे हैं। हाँ, अगर CIB जा रही है, CBI, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस तरह से वो चीज़ें छुपाई हुई हैं, और जब भंडार निकलता है तो चीज़ें सामने आती हैं। तो उसमें देखिए, बोलना तो पड़ता है, और लेकिन यूथ से बहुत कुछ उम्मीदें हम लेकर के चलते हैं। आने वाली किस यूथ से उम्मीदें हैं? उस यूथ से जो रियल लाइफ को ही रियल लाइफ बना करके समझ रहा है कि यही ज़िंदगी है, या फिर उस यूथ से जो जिसको आप दिल्ली के किसी कोने में देखते हैं, पढ़ाई के लिए एक कमरे में कैद है, और जब कुछ वक्त के बाद कमरा खोलते हैं तो पंखे से लटका हुआ मिलता है? किस यूथ से आपको उम्मीद है? देखिए, अभिमन्यु चक्रव्यूह का सप्तम द्वार नहीं भेद सके, इसमें अभिमन्यु का कोई दोष नहीं था। अभिमन्यु के मामा जानते थे चक्रव्यूह भेदना, जिनके पास वो 16 वर्ष तक रहे, कृष्ण के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास। अभिमन्यु के पिता चक्रव्यूह भेदना जानते थे अर्जुन। 16 वर्ष की उम्र में युद्ध लड़ा था महाभारत का अभिमन्यु ने, और उस दिन विषम चुनौती थी पांडवों के सामने, क्योंकि अर्जुन को दूर ले जाकर के कुरुक्षेत्र के मैदान से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी जी। और वो जानते थे कि अर्जुन के अतिरिक्त पांडवों में कोई चक्रव्यूह भेदना नहीं जानता जी। और कृष्ण भी निकल गए, अर्जुन भी निकल गए, अब वो बालक रह गया। अभिमन्यु को युद्ध लड़ना पड़ा। आप सोचिए, यदि सुभद्रा को जब कहानी सुनाई थी, ये कहानी सुभद्रा को सुनाई थी चक्रव्यूह भेदने की अर्जुन ने, अभिमन्यु को कभी नहीं सुनाई जी। यदि एक बार वो चक्रव्यूह भेदने की कहानी 30 सेकंड का समय निकाल, आधे घंटे का समय निकाल करके बेटे को सुना दी होती चक्रव्यूह भेदने की कहानी, तो चक्रव्यूह को भेद करके निकलते अभिमन्यु से बाहर, या श्री कृष्ण ने सुना दी होती। ये रील बनाती हुई पीढ़ियां जो हैं, ये आत्महत्या करती हुई पीढ़ियां, इनमें सब में एक अभिमन्यु बैठा हुआ है जी। दुर्भाग्य ये है कि परिवेश, परिवार का, समाज का, मोबाइल बच्चे के हाथ में आया, सिस्टम एजुकेशन का क्या है, सिस्टम परिवार का क्या है, सिस्टम स्कूल का क्या है। बच्चे सारे के सारे विकार लेकर के गर्भ से तो बाहर नहीं आ गए, और गर्भ से भी बाहर आए होंगे तो भी माँ बाप का दोष रहा होगा। बिल्कुल, माँ चलाती रही होगी कंप्यूटर। जब माँ ने सोते समय 12 बजे तक उंगलियां चलाई हैं मोबाइल पे, तभी तो बच्चा चला रहा है ना, पैदा होने के बाद में। हाँ। तो उसमें दोषी तो सारे के सारे हैं, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम दोषी नहीं है। लेकिन मेरा फिर भी है उन बच्चों से भी कहना है कि आप ये काम कर रहे हैं, आपको जब जब भी उनकी चेतना जागृत होगी, जब भी उसमें आत्मगौरव जागृत होगा, जब भी अपना अतीत, अपने देश के इतिहास को जानेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं कि जैसे अपना रक्त होता है तो कभी अपनेपन का उबाल आता है। हाँ, उसमें बिल्कुल। शक्ति सिंह चले गए थे अकबर के पास में, लेकिन जब उन्होंने देखा प्रताप को घायल अवस्था में, तो वो पठानों को मार करके उन्होंने प्रताप की रक्षा की थी। तो इन पीढ़ियों को संभालने की जरूरत है। आप इन्हें
तिरस्कृत भाव से ये कह करके पीढ़ियां बदचलन हो गई, पीढ़ियां बेकार हो गई, ये सारे के सारे बेकार हैं, ये निकम्मे हैं। ये नहीं, ये निकम्मे भी हैं तो हमारी वजह से, ये भटके भी हैं तो हमारी वजह से। ये अच्छा, सरहद पर भी, अभी मैं दोबारा से वहीं पर आ रहा हूँ, सरहद पर भी यदि देखा जाए तो वही बच्चे मिलते हैं जो स्कूलों में या विद्यालयों में बैक बेंचर्स होते हैं। वो तो मैं पहले से कहता हूँ, जो निकम्मे, ये तो मैं बिल्कुल, मेरा भोगा हुआ सत्य है। हाँ, मेरे बहुत सारे बच्चे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट या तो सेना की वर्दी पहन करके सरहद पे खड़े हैं या खाकी वर्दी पहन करके देश की आंतरिक सुरक्षा में खड़े हैं। और मेरी एक हस्ताक्षर पंक्तियां हैं जो बच्चों को बहुत, यूथ को पसंद आती हैं। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, हाँ, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। मैं जानता हूं सेना और पुलिस में कौन जाते हैं जी, जो ज्यादा जीनियस होते हैं और ज्यादा बड़े घरों के बच्चे होते हैं और ज्यादा वो होते हैं, वो तो पैकेज ही ढूंढते हैं कि कितना लाभ। ये जो है कि सेना में जाएंगे और कुछ सेना में करके दिखाना है, हाँ, बड़े काम के लिए हाँ, वो खुद को चुनते हैं। वो जो है वो तो देखिए, वो तो अलग ही बात होती है, और वो उनमें नहीं होती, पैकेज देखने वाले बच्चों में। अच्छा, जिनसे स्कूल में आज कभी स्कूल का अनुशासन उन्होंने पालन नहीं किया, ऐसे बच्चे हमेशा अनुशासन, खूब पिटाई हुई, वो बच्चे जाते हैं सेना में खूब। और उसके बाद में, लेकिन आप सोचिए, वही बच्चे जब देश का मस्तक ऊंचा करके लौटते हैं, ऑपरेशन सिंदूर करके लौटे, एयर स्ट्राइक करके लौटे, सर्जिकल स्ट्राइक करके लौटे, अभिनंदन की तरह मूछें ऊपर करके लौटे, तो देश सैल्यूट करता है। या फिर कैप्टन योगेंद्र सिंह की तरह, बिल्कुल योगेंद्र सिंह की तरह। और आप ये देखिए, या फिर भले ही तिरंगे में लिपटे हों, हाँ, लेकिन बड़ा काम करके लौटते हैं, तो याद आते हैं वो बच्चे। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी, की है जो इन्होंने मन मानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। तब देश इन्हीं बच्चों की तरफ देखेगा। उनके बस की थोड़ी ना कि मैंने बताया कि जो दूसरा वाला मामला है कि वो प्राण हथेली पर रख करके चलने वाला जज्बा तो इन बच्चों में होता है। तो वो यूथ, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि चाहे भटका हुआ यूथ है, चाहे अटका हुआ यूथ है, उसको देश की मुख्य धारा में और राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में लाने का काम, राष्ट्र निर्माण की धारा में लाने का काम ये तमाम बुद्धिजीवियों को करना है, राजनेताओं को करना है, समाज सेवियों को करना है, अध्यापकों को करना है, कवियों को करना है, साहित्यकारों को करना है, उनके माता पिता को करना है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है भटकती हुई राह से भटकती हुई पीढ़ी को सही मार्ग पर लेकर के आए। और ऐसा नहीं है कि कोशिश की जाए तो वो कामयाब ना हो, कभी ना कभी तो कामयाब होगी, बड़े अनुपात में। कैप्टन योगेंद्र सिंह जी की हमने बात की, मैंने सुना है कि वो भी आपके छात्र रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं। वो योगेंद्र जी वो हमारे क्षेत्र के हैं। हाँ, मुझे गुरु कहते हैं, मानते हैं। स्नातक करना चाहते थे, विद्यालय से परीक्षा नहीं दे सके। लेकिन आप ये सोचिए कि मैं ये महसूस करता हूं, उनके मुख से उनकी शौर्य की गाथा आपने सुनी होगी। 16.5 साल की उम्र में वो भर्ती हुए थे सेना में, और 19 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें ये युद्ध लड़ना पड़ा। आप जो कहते हैं कि सोचते हैं कि जो पीढ़ियां हैं, जो बहुत सारे आरोप लगते हैं कि पीढ़ियां बदचलन हो गई, आवारा हो गई, अनैतिक हो गई, ये सारी हो गई। एक छोटे से गांव से, औरंगाबाद अहीर उनका गांव है, वहाँ खेत किसान करने वाले बालक, पिताजी उनके सेना में थे, प्रेरणा वहीं से मिली। देखिए किसानों के बच्चे ही सेना में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मार्शल कौम है, याद है। तो जाना सेना में और सबसे जटिल युद्ध लड़ना। मैं गया हूं करगिल, जी न्यूज के एक कार्यक्रम में। वो टाइगर हिल का, टाइगर बोलते हैं योगेंद्र यादव जी को। टाइगर हिल मेरे ख्याल से कितनी कुछ गोलियां भी उनको लगी, 17 गोलियां लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब गोलियां लग गईं और सारे साथी समाप्त हो गए, जो टोली थी उनके साथ में, उसके बाद उन्होंने
दोबारा ये देखने के लिए इनमें कोई जीवित तो नहीं बचा है, सबको गोलियां मारी। अब आप देखिए, एक जीवित व्यक्ति है, योगेंद्र यादव जी को भी मारी गोलियां, बिल्कुल, और उनको 2 गोलियां मारी उन्होंने। 2 गोलियां जीवित व्यक्ति को लगे और उफ ना करे, ये कितनी बड़ी बात है। तो भाई वो आज देश के शायद 4 जीवित लोगों को ये सम्मान मिला है परमवीर चक्र से सम्मान। 4 में से अब 4 पूरे जीवित हैं नहीं, शायद 2 लोग हैं या 3 लोग हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तान में से वो 1-2 व्यक्ति वो हैं, और वो पूरे देश के यूथ को जागृत भी कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के आना करना। वो हम सब के लिए गौरव का विषय हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो गौरव के पुरुष हैं, इतिहास पुरुष हैं। इतिहास ही है जी। आप देखिएगा कि हमारे 21 परमवीर हैं आज तक जिन्हें मिला है, और मैं 2 वर्ष पहले जब ये द्वीप हमारे अंडमान के क्षेत्र के 21 द्वीप मोदी जी ने हमारे परमवीरों के नाम किए थे, तो सेल्युलर जेल वहीं अंडमान में वीर सावरकर जहाँ रहे, उस जेल में नेताजी की उस जयंती पर 23 जनवरी को ये घोषणा हुई, वहीं मैं था उस कार्यक्रम में। संस्कृति मंत्रालय की ओर से हम वहाँ उस कवि सम्मेलन में गए थे और इस गौरव को हमने जिया। तो मैं वही कहता हूँ कि देखिए, कहीं से भी कुछ भी निकल सकता है, कोई छोटी बड़ी जगह नहीं होती, कोई वंश परंपरा केवल वंश से महान नहीं होती, महानता तो पुरुषार्थ से गढ़नी होती है। तो आज भी हैं हमारे भी बच्चे हैं सेना में, बिल्कुल, अभी भी कभी हताशा की बात नहीं करते हैं। उनसे मेरी एक छंद है, आप सोचते होंगे कि लिख दिया है भावाते वीर रस के कवि हैं, मैंने ऐसा नहीं लिखा। मेरे भाई जो कहा करते थे सरहद पे खड़े होकर के, मेरे भतीजे आज भी जो कहते हैं, मृत्यु का खौफ नहीं कि ये वर्दी जीविका के लिए नहीं पहनी है। मैं कहता रहता हूँ बहुत सारे काम है जी, बिल्कुल। अरे ये सारे के सारे जिन्हें कुछ नहीं आता वो नेता अरबों की बातें करते हैं, खेलते हैं, भ्रष्टाचार करने, ये नहीं कर सकते मेरे भाई भतीजे, ये नहीं आता उन्हें। इतने जीनियस हैं वो सारे, कोई कैप्टन है, कोई मेजर है, कोई कर्नल है, उन्हें ये नहीं आता करना। बिल्कुल आता होगा, इससे तो कम मेहनत में होता है, बिल्कुल कम दिमाग में होता है। लेकिन यही है, जब बात होती है तो कहते हैं चाचा जी कोई नहीं, आप तो इनसे कह दो, आप इतने मंच करते रहे तो हमारे हाथ तो खोलें, पाँव की बेड़ियां तो खोलें। और दिखा दिया, व्योमिका, सोफिया कुरैशी बच्चियां बेटियां गई, जरा सी देर में दिखा दिया। कल तक जो कर रहा था कि हम सांस रोक देंगे, आज वो प्यार के नगमे गा रहा है, जी हमें माफ करो, भाईचारे की बातें करो। शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं, समूचे फाड़ाएंगे। मैं अपने बेटों की भाषा बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं सरहद पर खड़े हर सैनिक की यह भाषा होगी, मैं अपने बेटों की भाषा बोल रहा हूँ जो सेना में खड़े। शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं, समूचे फाड़ाएंगे। शत्रु दुशासन सा जो छू गया है माँ का भाल, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ आएंगे। सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सैनिक सपूत सिंह से दहाड़ आएंगे। और दिल्ली 10 घंटे की इजाजत हमें जो दे दे, इस्लामाबाद में तिरंगे गाड़ आएंगे। जिंदाबाद। तो वो ना जज्बा चुका हमारे बेटों का, हमारे बच्चों का। हमारी सेना ने कभी पीठ पे गोली नहीं खाई, कभी सरेंडर नहीं किया। एकला अभिनंदन गया तो भी मुंह तान करके लौटा। यहाँ 93,000 पड़े थे युद्धबंदी, उसने हेमराज सुधाकर के साथ जो पाकिस्तान ने किया, सर काट करके ले गया। अगर हिंदुस्तान की कल्चर ये रही होती, हिंदुस्तान की संस्कृति ये रही होती, तो सन 71 के युद्ध में 93,000 युद्धबंदी हमारे सामने घुटने टिका करके बैठे थे। हिंदुस्तान की संस्कृति ये रही होती जो सुधाकर और हेमराज के साथ किया, तो सन 71 में 93,000 के सर कलम करके ताबूत में बंद करके इस्लामाबाद भेज सकते थे। क्या बात। हमने लाहौर तक जाकर के हिंदुस्तान के बेटों ने हिंदुस्तान के तिरंगे लहराए। अब ये बात अलग है जी, समझौतों की मेजों पर हिंदुस्तान के बेटों का रक्त धुल दिया देश की राजनीति ने, और हर बार हुई ये बेईमानी, हर बार हुई। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर में भी, हाँ हर बार हुआ, पहले भी हुआ। भाई देखिए 71 में 2 टुकड़े की, ये सब ठीक है, लेकिन सेनाएं गई थी तो पीओके भी क्यों छोड़ दिया? चलो आप वहां तक नहीं जाते, छोड़ते, लेकिन पीओके तो लेते। वही था। और मेरे ख्याल से इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर में देश की हर एक जनता के जहन में यही सवाल था कि वहां तक गए हैं तो एटलीस्ट इस जंग का जो समापन हो, वो वहां तक तो एटलीस्ट वो बात तो बननी चाहिए, पीओके तो अपना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए देश की
अब राजनीति अपने तरीके से सोचती रही होगी जब जब अच्छा उसने सर, सोचा अब होगा। अगर बात करें देश की राजनीति की तो अब हम थोड़ा सा समापन की वरना तरफ हमने तो बढ़ते कहा हैं। था कि जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, ये तो हमने तो कहा था कि कोई अब जंग समझौतों की मेजों पर न हारेंगे, हाँ, अगर वो एक मारेंगे तो हम भी 20 मारेंगे। दिया संदेश दुनिया को यही भारत के शेरों ने कि अब हम दुश्मनों के घर में घुसकर सर उतारेंगे। और दुश्मनों के सर उतारे हमने एक एक के बदले। अब उनकी क्या मजबूरियां होंगी ये तो राजनीति जाने, लेकिन हाँ, हमें भरोसा हिंदुस्तान के यूथ पे है, सरहद पर है, वर्दी पर है, अपने सैनिकों पर है, बेटों पर है कि वो हिंदुस्तान का तिरंगा ना झुक सकता, ना पराक्रम चुक सकता, चाहे चाइना आए, चाहे कोई आए। जब तक हिंदुस्तान के एक भी बच्चे के प्राण हैं जीवित, तब तक ना तिरंगा झुकेगा, ना हिंदुस्तान का शौर्य पराक्रम चुकेगा। हम पराजित नहीं होंगे। जिंदाबाद। सर, जो आज के दौर में रिश्तों में ये क्या नया तरीका, मतलब क्या चीज़ ऐसी घुल गई है कि रिश्ते बनते हैं और बनते के साथ ही पता नहीं क्या ऐसा वायरस लगा है कि जल्दी से रिश्तों में रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा सोनम राजपूत वाला केस है, दूसरा एक वो मेरठ से नीले ड्रम वाला केस सामने आया और पब्लिक नीले ड्रम के नाम से और नीले ड्रम से भी डरने लगी है। तो क्या मतलब किस तरह से रिश्तों में ये नया वायरस या फिर नई बीमारी घुली है या क्या है ये? देखिए, दो तरीके से नियंत्रण होता है। एक तो आत्मानुशासन होता है, संस्कृति जिसे कहते हैं, परंपरा, और एक कानून, वैधानिक विधान। हमारी परंपरा के अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिए गए। मैं बहुत एक अरणित जी एक नई बात कह रहा हूँ इसके जवाब में जी, और अलग कह रहा हूँ, और हो सकता है कि लोग मेरे कुर्ते भी फाड़ें इसके बाद में। आप एक कानून खत्म कर दो इसमें और अधिकार माता पिता को दो। वैवाहिक संस्था के अधिकार, चूंकि माता पिता से ज्यादा बड़ा शुभचिंतक आपका कोई नहीं हो सकता। इसे ना देश की राजनीति मना कर सकती, ना समाज कर सकता। बिल्कुल जाहिर है। कहीं होंगे तो अपवाद होंगे जो बुरा सोच लें, यद्यपि होंगे नहीं। आपने अंतिम अधिकार दे दिया कानून को कि उसमें अगर मोहर लग गई तो फिर माता पिता याचना करते रहें, कहते रहें, सुनते रहें, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं हो सकता। तो बच्चों को माता पिता को पूछने की जरूरत ही नहीं होती। आप कहते हैं ठीक है, विवाह अंतर जातीय करो, यहां करो, वहां करो, जैसे भी करो, लेकिन एक मोहर कानून की लगेगी तो एक मोहर पिता की या माता में से किसी की लगेगी। दोनों में से एक की सहमति आवश्यक कर दो। उसके बिना कोई भी विवाह पूर्ण संपन्न नहीं माना जाएगा। ये आप नियम बना दो, भटकन रुकेगी, समझौते होंगे, माँ बाप की भी चिंता की जाएगी, उन्हें भी पूछा जाएगा। बिल्कुल। आपने अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिए, संस्कृति को आपने गौण कर दिया, कानून को आपने प्रधान कर दिया। आप कानून से देश चलाना चाहते हैं, ना तो आत्म अनुशासन पीढ़ियों में पैदा करना चाहते, और ना माँ बाप के अधिकार क्षेत्र भी आपने छीन लिए। बिल्कुल। तो ये करना पड़ेगा। बच्चों को है ही नहीं माँ बाप का बिल्कुल भाव, तो है ही नहीं, डर भी नहीं है, परवाह भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, घटनाएं घटती हैं। दूसरी बात एक और है, जब कानून बनते हैं, देखिए, स्त्री और पुरुष ईश्वर ने एक जैसे नहीं बनाए। ईश्वर ने भेद किया है। विज्ञान भी, बायोलॉजी भी, आप पूछोगे, डॉक्टर से पूछो, वैज्ञानिकों से पूछो, तो बताएंगे कि इसके आंतरिक सोचने की और बहुत सारी चीजों में, इनमें मस्तिष्क में, इसमें मेधा में और बहुत सारा क्रियाकलापों में अंतर है। पुरुष अपूर्ण है। मेरा मानना है पुरुष अपूर्ण है। मनुष्यता की पूर्ण परिभाषा स्त्री है। अब कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि पुरुष को स्त्री जैसा बनाया जाए। चूंकि पुरुष के अपेक्षाकृत स्त्री में वात्सल्य, करुणा, ममता, स्नेह, क्षमा, दया, ममत्व, ये सब अतिरिक्त है उसके पास में, पुरुष के पास में नहीं है। तो पुरुष के पास में जो नहीं है उसको पुरुष में डालने की कोशिश की जाए, उसको स्त्री बनाया जाए। लेकिन अब पुरुष प्रधान देश है, मैं ये वाक्य ही बोलूं तो कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, स्त्री बनाना चाहते हैं पुरुष को। हाँ, स्त्री बनाना चाहिए,
तभी समस्याओं का समाधान हुआ। ये कि पुरुष को पूर्ण करने के लिए जो स्त्री में पुरुष से अतिरिक्त गुण थे, जो पुरुष के पास नहीं थे, उनको पुरुष में लाने की कोशिश करने के बजाय स्त्री को पुरुष किया जा रहा है। इन्हें पुरुषों के बराबर लाओ। अरे वो पुरुषों से आगे हैं, वो पुरुषों से बट नीचे क्यों लेके आ रहे हो? जिसके पास में 100 नंबर हैं उसको 50 पे लाके क्यों खड़ा कर रहे हो? ये उल्टी कहानी क्यों शुरू कर दी? जिस दिन अब देखिए ये स्त्रियों के पुरुष होने का परिणाम है। हाँ। ये सारी घटनाएं पुरुष करता था महिलाओं के साथ में, अत्याचार, जाहिर है नहीं? जाहिर है। विधवा हो जाने पे उसे फूंक देना, जला देना, सती प्रथा, ये स्टोव फटना, दहेज हत्या, ये सारे तांडव जो करता था ये पुरुष समाज करता उसका था। उल्टा हो गया है। अब जब से आपने स्त्रियों को पुरुष पुरुष बनाने की कोशिश की, आप हर तरीके से, पहनावे से, संस्कार से, भाषा से, संवेदनाओं से पुरुष बनाना चाहते हो, बन गई वो पुरुष। और पुरुष के पास में जो कुछ था वो उनके पास में है, क्रूरता, हिंसा, वो सब वो सारा करती हैं। वो लड़के हैं, वो लड़की थोड़ी हैं। वो संस्कार से, व्यवहार से पुरुष हैं। बिल्कुल। और पुरुष के लिए ये सारी चीजें आप लड़की कर रही हैं तो आपको आश्चर्यजनक लग रहा है, लड़के करते थे तो कोई आश्चर्यजनक नहीं था। हो रहा है तो हो रहा है। बिल्कुल। तो बात ये है भैया, अब कोई किसी के मन में करुणा है, सहजता है, संवेदना है, शालीन है व्यक्ति, तो कहते हैं तू लड़कियों जैसा क्या कैसी बातें करता है, अरे हिम्मत वाले होते हैं। तो झांसी की रानी कौन थी फिर? सही बात है। फिर इंदिरा जी को जो आप कहते हैं कि चलो हमने माना कि भाई पराक्रम के वो शिलालेख गढ़ दी देश के, पाकिस्तान के 2 टुकड़े, कौन थी इंदिरा गांधी? स्त्री नहीं थी। कितने सारे हमारे प्रमाण है भाई। इस समस्या का समाधान ये है कि आप यदि पुरुष को स्त्री नहीं बना सकते, उसके संस्कारों से, उसके आचार से, उसके विचार से, शरीर से तो बनेगा नहीं, क्योंकि ईश्वर ने जैसा बना के भेजा है। लेकिन उसमें स्त्री के जो वो बहुत महान गुण हैं जो ईश्वर ने केवल स्त्री को दिए, उन्हें पुरुष में नहीं डाल सकते। तो पुरुष के जो दुर्गुण हैं उन्हें स्त्री में मत डालो, उस अंतर को अंतर रहने दो। ये आप खड़े करो बराबर। ये सारी चीजें, ये सारे जो कुछ आप दे रहे हो, आप कुछ नहीं दे रहे हो। आप उन्हें नशा, ड्रग्स, ये सारी ओपन कल्चर, ये सारी चीजें दे रहे हो, और समानता के अधिकार पे आप और कुछ नहीं दे पा रहे हो। मॉडर्न बनाने के ना उन्हें विश्वास पहले दिया, ना उन्हें पहले उन्हें प्रेम दिया जाना चाहिए था, विश्वास दिया, वो नहीं दिया आपने। और आज जो आप समानता के आधार पे दे रहे हो वो भी कुछ उन्हें अच्छी चीजें नहीं दे रहे हो। दूसरी बात आपने जो कही कि मैं नई पीढ़ी के लिए, देखिए नई पीढ़ी चाहे कविता के मंच की हो, व्यापार में जाने वाली हो, नौकरी करने वाली हो, किसानी करने वाली हो, कोई भी बिजनेस करने वाली हो, नई पीढ़ी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा जो मैं बार बार मंचों से भी कहता हूं। देखिए जीवन को मैं ये भयभीत नहीं कर रहा आपको, आप ये सोचें कि जी ये इन्होंने कह दिया जीवन युद्ध है, जीवन संग्राम है, मैं भयभीत नहीं कर रहा। लेकिन हाँ ये सत्य जरूर है, जीवन सरल रेखा तो है नहीं। आपने ईसीजी कराई होगी कभी? जी। वेव उठती है नहीं उसमें जी। जब वेव उठना बंद हो जाती तो सरल रेखा हो जाती है। सरल हुई तो समाप्त। जब तक वेव उठती रहेंगी, ऊपर नीचे होती रहेंगी, तो जीवन है। हाँ। जीवन तो उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, हलचल का नाम जीवन है। ये हलचल समाप्त हुई, जीवन समाप्त। तो इसलिए कहता हूं नहीं ये 1 या 2 दिन सुबह या शाम लड़ना है, नहीं ये 1 या 2 दिन सुबह या शाम लड़ना है। नई पीढ़ी भी चकाचौंध से कई बार आती है, ग्लैमर देख करके कवियों का, मंचों का, ये वायुयान यात्राएं, हवाई यात्राएं, मोटे लिफाफे, वो सब चमक धमक दिखती है, लेकिन संघर्ष हर फील्ड में है। आपको अपने शौर्य से, अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपनी योग्यता से, अपने जुनून से, अपनी क्षमताओं से, अपने मेहनत से, परिश्रम से भाई आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। नहीं ये 1 या 2 दिन सुबह या शाम लड़ना है जीवन का समर, मृत्यु तलक अविराम लड़ना है। मेरे बच्चों कला सीखो समूचे व्यूह भेदन की, तुम्हें अभिमन्यु की भांति बड़ा संग्राम लड़ना है। क्या बात। और ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, और ये चर्चा कभी समाप्त नहीं होगा। अनित जी बहुत लंबा समय हो गया, बिल्कुल है नहीं? तो मैं भी यही चाहूँगा कि देखिए बात, चर्चा तो कहीं तक भी और कितनी भी लंबी करी जा सकती है आपसे, इसका कोई ना तो अंत है ना आदि है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये चर्चा अभी तक की सबसे सार्थक चर्चा मुझे लगी है, और ये मेरा सौभाग्य है और हमारे चैनल के सभी दर्शकों का सौभाग्य रहा है कि आपके साथ मेरा बैठना हुआ और
चैनल के दर्शकों का इसलिए सौभाग्य है कि आपको इस चैनल के माध्यम से उनको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को निश्चित रूप से मैं बहुत रोमांचित हूँ कि ये चर्चा और समय बहुत अधिक मैंने ले लिया, लेकिन नहीं। आप धैर्य के साथ सुने और मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आप इस चैनल को के प्रशंसक वर्ग में शामिल होकर के इस चैनल की हलचल बढ़ाइएगा और इसके प्रशंसक वर्ग को बढ़ाएं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। अनित जी, आपका चैनल आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल हो जहां पे लोग स्वयं बड़ा आग्रह करके आना चाहें कि जी यार अनित जी के यहाँ जा रहे हैं साक्षात्कार के लिए। ऐसी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।